नमस्ते बच्चों। पाइथागोरस पार्ट में इससे पहले हमने देखा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और उसके बाद हमने देखा पाइथागोरस के त्रिक क्या होते हैं और समकोण त्रिभुज और समरूपता के बारे में जानकारी प्राप्त की। समकोण त्रिभुज और समरूपता के बारे में जानकारी जो हमने देखा उसमें ये हमें पता चला कि समकोण त्रिभुज अगर समकोण शीर्षबिंदु से कोई उसके कर्ण पर लंब खींचा गया है जिसके कारण से दो अन्य त्रिभुज बनते हैं, वो दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो ऐसा होते समय सबसे पहले एक बात याद रखना, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है बच्चे इनमें एकैकिक संगति जो होती है उस एकैकिक संगति को बराबर से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एकैकिक संगति कैसे लिखना है और जिसके कारण से हमारा जो प्रश्न हल करते समय जो भी वो अनुपात मिलता है वो अनुपात एकदम बराबर और सही मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले समकोण त्रिभुज और एकैकिक संगति। ये समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया गया है। समकोण शीर्ष बिंदु बी से कर्ण पर बीडी लंब खींचा गया है जिसके कारण से दो छोटे त्रिभुज बन गए हैं। ये दोनों छोटे त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं ऐसा हमें मालूम है, लेकिन इनमें एकैकिक संगति अगर दर्शानी हो तो मैंने क्या किया, अभी ध्यान से देखो। मूल त्रिभुज ये हो गया त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज का पहला हिस्सा था। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पहले भी मैंने एक बार बताया है। यहाँ पर ये पहला हिस्सा और ये दूसरा त्रिभुज जो है, ये दोनों छोटे वाले त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो इसमें एकैकिक संगति समान रखने के लिए सबसे पहले चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे चिन्ह का उपयोग करते समय हम यहाँ पर, जैसे मैंने चिन्ह का उपयोग करते समय यहाँ पर ये O का चिन्ह बनाया और ये समकोण 90 अंश और ये क्रॉस का चिन्ह बनाया। तो उसके आधार पर आप ये वाली आकृति देखते हैं। इस आकृति में A यहाँ पर O है तो यहाँ पर भी क्या होगा, O 90 अंश है तो ऑलरेडी ये 90 अंश है। अब बचा क्या है, क्रॉस, तो क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसी तरीके से मूल आकृति से ये दूसरी छोटी आकृति को देखना है। मूल आकृति से दूसरी छोटी आकृति को देखते समय सबसे पहले क्या देखना है कि 90 जो है वो ऑलरेडी डी पर है तो वो ठीक है। उसके बाद सी पर क्रॉस है तो ये वाला क्या हो जाएगा, वो। अब इसमें एकैकिक संगति लिखते समय, तीनों त्रिभुजों की एकैकिक संगति लिखते समय हमेशा कोई भी एक ऑर्डर समान रखना चाहिए। जैसे O यहाँ पर 90 और इधर के क्रॉस, यहाँ पर O 90 क्रॉस, O 90 अंश क्रॉस। अब इसके आधार पर त्रिभुज लिखते हैं। जैसे पहला त्रिभुज क्या है, बड़ा वाला मूल त्रिभुज, O पे A है, फिर B पर 90 है और C पर क्रॉस। वैसे अभी यहाँ पर दूसरा लिखते हैं। O पर क्या है, A और 90 किस पे है, D पर, और ये किस पे है, B पर। ठीक है। फिर वैसे ही O किस पर है, B पर, और 90 किस पर है, D पर, और C, ये C हो। ये तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। इस प्रकार से एकैकिक संगति हम लिख सकते हैं जिससे हमें सही अनुपात मिलेगा और सही अनुपात मिलते समय वो हल करते समय आसानी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज और एकैकिक संगति के बारे में हमने देखा। अब उसके बाद आता है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचे गए लंब के कारण जो दो त्रिभुज बनते हैं, तो कर्ण पर खींचे गए लंब का वर्ग कर्ण को विभाजित होने वाले दोनों रेखाखंडों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर प्रमेय है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से, मतलब Q से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड, मतलब QS, कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामितीय माध्य होता है। मतलब QS का वर्ग PS गुणे SR होता है। तो सबसे पहले इसमें हम दत्त लिखेंगे। दत्त लिखते आकृति देखते हैं। आकृति में PQR में PQR बराबर 90 अंश, रे QS लंब है कर्ण PR की। तो दत्त में लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर 90 अंश।
ये कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश हो गया। रे क्यू एस लंब है कर्ण पी आर, ये लंब है और एक रेखी है कौन कौन से, पी डैश एस डैश आर। हमें क्या सिद्ध करना है, क्यू एस का वर्ग पी एस गुणे पी आर। यहाँ पे लिखेंगे क्यू एस का वर्ग पी एस गुणे एस आर, पी एस गुणे एस आर। अब इसकी उत्पत्ति लिखते समय हमने इससे पहले वाले समकोण त्रिभुज की समरूपता का प्रमेय देखा था, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे समकोण त्रिभुज की समरूपता से। जैसा मैंने अभी इससे पहले एकैकिक संगति बताई, ठीक उसी तरीके से अगर एकैकिक संगति लिखेंगे तो आसानी होगी। जैसे आपकी सुविधा के लिए एक बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले ये बना लो, मूल त्रिभुज हो गया आर क्यू पी या पी क्यू आर, ये मूल त्रिभुज हो गया। उसके बाद ये इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला त्रिभुज है वो लिख डालें एस आर क्यू। फिर उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है, ये नीचे वाला जो त्रिभुज है उसको हम लिख लेते हैं, और लिखने के बाद यहाँ लिखते हैं पी एस क्यू, ये दोनों लिख लीजिए। अब इसमें एकैकिक संगति सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ओ मूल त्रिभुज का और ये क्रॉस ये 90, तो अब यहाँ पर आर है, तो आर यहाँ पर खाली है, आर ये 90 ऑलरेडी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा क्रॉस। उसी तरीके से मूल त्रिभुज से ये देखेंगे, अब इसमें P क्रॉस है और ये 90 अंश है और Q क्या है O हो जाए। अब इसके आधार पर हम समकोण त्रिभुज की समरूपता लिख सकते हैं। तो दत्त में दिया गया है जो, उसके आधार पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज की समरूपता से, समकोण त्रिभुज की समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज की समरूपता से तीनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग होंगे। तो पहले जैसे मैंने बोला क्रॉस 90 ये ले सकते हो, जो ऑर्डर अगर लिया है वही ऑर्डर रखने का, क्रॉस 0 फिर क्रॉस 90 0। मूल त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज P Q R समरूप, क्रॉस में क्या है Q, फिर ये S, फिर ये R समरूप, क्रॉस में क्या है P, फिर उसके बाद 90 S और वो क्या है Q। इस तरीके से ये तीनों लिख सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज की समरूपता से हमें मिला। अब मैं ये मिटा दे रहा हूं जिस तरीके से हमने देखा, और यहाँ से समकोण त्रिभुज की समरूपता से हमें मिल गया त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज QSR के, त्रिभुज QSR समरूप है त्रिभुज PSQ के। तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। अब तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, ये आकृति भी मैं मिटा रहा हूँ, इससे पहले एकैकिक संगति मैंने बताया था, उस आधार पर आप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखेंगे तीनों समरूप हैं, तो जिस दोनों में हमें QS चाहिए तो QS इन दोनों में आ रही है, तो यहाँ पर ये कथन 1 ऐसे डाल देंगे और लिखेंगे कथन 1 से, कथन 1 से त्रिभुज QSR, त्रिभुज QSR, त्रिभुज PSR, यहाँ पे PSR PSQ, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज QSR समरूप त्रिभुज PSQ, ये हमने लिख दिया। अब संगत भुजाओं का अनुपात लिखते हैं QS बटे PS, यहाँ पर SR बटे SQ और यहाँ पर QR बटे PQ, ये मिल गया। अब ये हो गया समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात।
समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हुआ, उसके आधार पर हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ पर ये दोनों, पहला दोनों अगर हम देखते हैं जिसमें QS है, ये वाला, इन दोनों को देखते हैं तो QS बटे PS, QS बटे PS बराबर SR बटे SQ। फिर ये गुणा कर दे, QS गुणे SQ बराबर PS गुणे SR। अब हमें क्या मिल गया, QS स्क्वायर बराबर PS गुणे SR। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, QS बराबर सरणी में PS गुणे SR। इस तरीके से समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामितीय माध्य होता है। तो हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज PQR में, ये PQR समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की समरूपता से मैंने बताया मूल त्रिभुज लेने का, फिर दोनों त्रिभुज लेने का, एक संगति बराबर लिखने से हमारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज QSR समरूप त्रिभुज PSQ। हमें QS चाहिए तो इन दोनों त्रिभुजों में QX है, QS और यहाँ पे QS है, ये कथन एक से ये दोनों त्रिभुज ले लिए, QS बटे PS SR बटे SQ और QR बटे PQ। यहाँ पर हमने लिखा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। अब देखते हैं कौन से अनुपात में QS दो बार है, क्योंकि गुणा करने पर QS का वर्ग मिलना चाहिए, इसलिए QS गुणे QS, यहाँ पर PS गुणे SR, ये गुणा किया हमने, हमें ये मिला। इस तरीके से समज्यामितीय माध्य का प्रमेय सिद्ध होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यह है पाइथागोरस का प्रमेय। इसे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम फिर से समकोण त्रिभुज की समरूपता का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय मैं फिर से दोहरा रहा हूं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस का प्रमेय है जो हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पर समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज ABC में B 90 अंश है, समकोण शीर्ष बिंदु से उसके कर्ण पर BD लंब है, इस प्रकार A डैश D डैश C। तो हम दत्त में लिखते हैं त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश, रेख BD लंब है कर्ण AC पर, इस प्रकार है कि A डैश D डैश C। हमें सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग बोला है AC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम अभी इससे पहले शुरुआत में मैंने समकोण त्रिभुज के और एक संगति के बारे में बताया, तो उसी आधार पर हमें समरूपता लिखनी है। फिर ज्यामितीय माध्य में भी मैंने बताया कैसे लिखना है। उसी तरीके से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की समरूपता का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर ये आकृति मैंने वहां पर वापस बनाई है, जिसे देखो ध्यान से, और रचना करते समय अगर रचना लिखना है, जैसे अगर दत्त में नहीं लिखा है तो सीधा सीधा यहाँ पर रेख BD ये जो है ये न लिखकर कहीं पर रचना लिखते हैं तो डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं, या तो डायरेक्टली लिखोगे त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश। हमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये शामिल करते हैं। कभी-कभी डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, हमें क्या करते हैं अलग अलग करके हम लिखते हैं। तो सबसे पहले दत्त में डायरेक्टली सिर्फ हम इतना लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और हमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है।
अब रचना वाला भाग हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेग बीडी, ये रेग बीडी है, जो रेग बीडी लंब है किसके ऊपर, कर्ण पर, जो पहले मैंने बताया था उस तरह से ही लिखना है। कर्ण AC इस प्रकार है कि A डैश D डैश C। अब हमें उत्पत्ति लिखनी है, उत्पत्ति लिखते समय अभी ये जो मूल त्रिभुज है उसको मैंने उसी तरीके से बनाया, ये त्रिभुज ABC है, और मूल त्रिभुज में ये जो ABD है वो ABD इधर है, और दूसरा त्रिभुज BDC जो है वो इस तरफ है, इसलिए यहाँ पर BDC है। तो ABC हो गया, फिर उसके बाद ADB हो जाएगा, और फिर उसके बाद BDC। यहाँ पर ABC, A पर क्रॉस था, A पर हमने क्रॉस किया, यहाँ पर देखो A पर क्रॉस, फिर उसके बाद ये 90 अंश है, ये सीधा ये हो जाएगा O। फिर मूल त्रिभुज में देखने का, मूल त्रिभुज में C ये है, ये 90 अंश है, ये क्रॉस हो जाएगा। तो हमें समकोण त्रिभुज डायरेक्टली लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, A B C में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज की समरूपता से, समकोण त्रिभुज की समरूपता से, समकोण त्रिभुज की समरूपता से, समकोण त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले जैसा मैंने बताया उस तरीके से लिखना है। अगर एक की संगति लेने में गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले क्रॉस 90 O, क्रॉस 90 O, क्रॉस 90 O, इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्रॉस की जगह पर ये त्रिभुज ABC, फिर यहाँ पर त्रिभुज ADB, फिर यहाँ पर त्रिभुज BDC। इस तरीके से हमने त्रिभुज लिख लिया समकोण त्रिभुज की समरूपता से। समकोण त्रिभुज की समरूपता से ये तीनों त्रिभुज समरूप हैं। अब मैं ये मिटा दे रहा हूँ, जो चिन्ह मैंने बनाया क्रॉस 90 O, क्रॉस 90 O, क्रॉस 90 O, क्रॉस 90 O। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, समरूप त्रिभुज BDC, ABC समरूप त्रिभुज ADB, समरूप त्रिभुज BDC, ये हम प्राप्त कर लिए। अब इसको प्राप्त करने के बाद मैं बता दे रहा हूँ, अब ये तुम्हें मिल गया समकोण त्रिभुज की समरूपता से। तो सबसे पहले इसे दे दो कथन नंबर 1। अब यहाँ पर भुजाओं के आधार पर तुम्हें चुनना है कि कौन से दो त्रिभुजों को तुम्हें लेना है सिद्ध करने का लक्ष्य। अगर ABC देखेंगे और ADB देखेंगे, ABC और ADB, इन दोनों में अगर दोनों को देखते हैं तो दोनों की भुजाओं में कोई भी ऐसा दूसरा भुजा जो यहाँ पर हमें चाहिए वो नहीं है। फिर जैसे ADB BDC देख रहे हैं, तो ADB BDC में देखेंगे तो यहाँ भी नहीं दिख रहा, लेकिन जब हम इसको हल करने की शुरुआत करेंगे, अनुपात लेंगे, तो फिर यह गुणा करते समय हमें प्राप्त होगा। अभी यहाँ पर AB है और ये AB है, तो पहले दो त्रिभुज लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कथन 1 से, कथन 1 से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, ये लिख दिया। इसलिए क्या हो जाएगा, AB, यहाँ पर AB है, AB बटे AD, ये AD आ गया, फिर BC बटे DB, फिर उसके बाद AC बटे AD, ये मिल गया। अब यहाँ पर AB हमें प्राप्त करना है, AB 2 बार दिख रहा है, तो AB 2 बार दिख रहा है तो उस आधार पर AB को हम लिख सकते हैं। AB 2 बार दिख रहा है तो AB और ये वाला दोनों अनुपात साथ में लेते हैं, हमें क्या मिलता है, AB बटे AD बराबर AC बटे AB। अब इसका क्रिया गुणा करेंगे, हमें क्या मिलेगा, AB गुणे AB बराबर AC गुणे AD। यहाँ पर कारण लिख सकते हैं, समरूप
त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, ये हो गया। अब ये अनुपात जो मिला है इसके आधार पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर AC गुणे AD, ये कथन नंबर 2। AB मिल गया अभी। अब पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज लेते हैं, पहला और तीसरा। अभी पहला और दूसरा लिए थे, अब पहला और तीसरा। तो फिर से लिखेंगे कथन 1 से। पहला त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC, इसलिए क्या हो जाएगा? AD बटे BD बराबर BC बटे BC बराबर AC बटे BC। यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, ये अनुपात लिख लिए, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। अब यहाँ पर देखते हैं कौन से दो समान आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों समान आ रहे हैं। ये दोनों अनुपात लिखते हैं हम। ये दोनों अनुपात लिखते समय फिर उसके बाद उनका क्रिया गुणा करेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? BC बटे BC बराबर AC बटे BC, फिर क्रिया गुणा करेंगे हम। BC गुणे DC बराबर AC गुणे DC, फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? BC का वर्ग बराबर AC गुणे DC, ये कथन नंबर 3। अब यहाँ पर दाएं पक्ष में जो हमें सिद्ध करना था, AC का स्क्वायर मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। कथन 2 में देखेंगे AB का वर्ग AC गुणे AD है, और 3 में देखेंगे BC का वर्ग AC गुणे BC है। तो कथन 2 और 3 को हम जोड़ते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा। उस आधार पर कथन 2 तथा कथन 3 को जोड़ने पर, कथन 2 तथा 3 को जोड़ने पर, तो कथन 2 और 3 को जोड़ते हैं हम, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? कथन 2 को तथा 3 को जोड़ना है, बायां पक्ष बाएं में, दायां पक्ष दाएं में। तो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुणे AD प्लस AC गुणे BC, ये लिख दिए हम। अब उसके बाद AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यहाँ सॉरी AC गुणे AD है, AC गुणे AD है, दोनों में AC समान है, उसको हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो AC बराबर क्या मिला? AD प्लस BC। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुणे AC, क्योंकि A डैश B डैश C ये एक रेखी था, इसलिए AD प्लस BC बराबर क्या हो जाएगा? AC। इसलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इस तरीके से हमने पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध किया। पाइथागोरस का प्रमेय एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने दत्त लिखा। दत्त में जैसे हमने आकृति में त्रिभुज ABC लिया था, तो त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश, रेख BD लंब है कर्ण AC पर। हमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके बाद हम रचना लिख सकते हैं, अगर दत्त में नहीं लिखा तो रचना में लिख देंगे कि रेख BD लंब खींचा कर्ण पर इस प्रकार A डैश D डैश C। उत्पत्ति में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC, ये कथन 1 हो गया। अब
कथन एक में देख रहे हैं दो जगह पर पहले और दूसरे त्रिभुज की जोड़ी जो देखते हैं उसमें हमें ए बी बार बार दो बार दिख रहा है, इसलिए कथन एक और दो से अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एडीबी। अगर उनके समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो AB बटे AB AC बटे AB तिर्यक गुणा करने पर AB स्क्वायर AC गुणे AD हमें मिल जाएगा। ये कथन नंबर 2। कथन एक से ही अभी हमें BB चाहिए, सॉरी BC चाहिए, तो तीसरे और पहले में BC दिख रहा है, तो तीसरे और पहले से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। अब उनकी समरूपता से संगत भुजाओं का अनुपात अगर हम लेते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात अगर लेंगे तो हमें मिला BC बटे BC AC बटे BC तिर्यक गुणा करने के बाद BC स्क्वायर बराबर AC गुणे BC मिल गया। ये कथन नंबर 3। अब जो हमें सिद्ध करना था वहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ये हमें कथन 2 से मिल जा रहा है, ये कथन 3 से मिल जा रहा है, तो इसका मतलब हमें कथन 2 तथा 3 में कथन 2 और 3 को जोड़ना है, बायां पक्ष बाएं में दायां पक्ष दाएं में। अब यहाँ पर AC गुणे AD था, ये प्लस है, गड़बड़ नहीं करने का, यहाँ पर गलती न हो ये ध्यान रखना, ये प्लस है, इसलिए AC गुणे AD प्लस AC गुणे BC। अब यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC कॉमन था, बाहर ले लिया, इसलिए AB प्लस BC और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुणे AC, क्योंकि A डैश D डैश C था ये रचना से, और यहाँ पर ये A डैश D डैश C होने के कारण ये AC हो गया, इसलिए AC स्क्वायर है। तो हम इस प्रकार से पाइथागोरस के प्रमेय को हमने सिद्ध किया। अब पाइथागोरस बच्चों, अब हम देखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम क्या होता है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पर पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले जैसे एक त्रिभुज हमने ले लिया, ये त्रिभुज ABC, इसमें देखो ये तथ्य लिखने के लिए यहाँ पर इसके आधार पर जो कथन दिया गया है प्रमेय पर, यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं है, शब्द बोला गया है यदि किसी त्रिभुज में, ये किसी भी प्रकार का एक त्रिभुज है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या बोला, एक भुजा का वर्ग क्या दिया गया है, AC का वर्ग बराबर किसके है, AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के, ये बराबर। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण ABC या कोण B बराबर कितना है, 90 अंश, ये सिद्ध करना है। हमने रचना की, ये हमारा मूल त्रिभुज था कथन के आधार पर। अब इसके आधार पर ये जो नीली स्याही या नीली इंक में दिख रहा है तो उसकी हमने रचना की है। त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार की कि कोण PQR बराबर 90 अंश तथा PQ बराबर AB और QR बराबर BC, ये हमने रचना की। अब इसकी उत्पत्ति लिखनी है। उत्पत्ति में ध्यान से देखेंगे, जो दत्त में दिया गया है उसको और जो रचना है उसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमने रचना किया है, ये बराबर है इसके और ये दोनों बराबर है इसके। अब जो रचना में किया गया है यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR, जो कि त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर कितना है, 90 अंश है। कितना है, 90 अंश है। इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा, PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये मिलेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, PR स्क्वायर बराबर
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये कथन नंबर 1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि रचना में हमने देखा है और हमने रचना करते समय ये लिखा था कि PQ जो है वह AB के बराबर है और QR जो है वह BC के बराबर है। ये रचना से हमने ये लिखा और इस तरीके से हमें मिल गया कथन 1। और दत्त में जो दिया गया था, क्योंकि दत्त में क्या दिया है, AC स्क्वायर बराबर क्या दिया है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया है। ये कथन नंबर 2 और ये दत्त में। इस प्रकार कथन 1 और 2 से, कथन 1 तथा कथन 2 से हमें क्या मिल गया, AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, AC बराबर आ जाएगा PR। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर AC बराबर कितना आया, PR। अब AC बराबर PR आ गया, सभी भुजाएं समान हैं। अब AC बराबर PR है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये कारण लिखना है। ठीक है। अब इसमें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें AC बराबर PR मिल गया। इसलिए क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC और PQR में हमें क्या प्राप्त हुआ, PQ बराबर हो गया AB के और QR बराबर हो गया BC के। QR बराबर हो गया BC के और हमें क्या मिल गया, AC बराबर PR। इसलिए कोण PQR बराबर हो जाएगा कोण ABC, परंतु PQR कितना दिया है, 90 अंश। ये 90 अंश है, इसलिए ABC बराबर कितना हो गया, 90 अंश। इसलिए 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। ये सर्वांशम भुजाओं के समूह कोण सर्वांशम होते हैं, या सभी भुजाएं बराबर हैं, उनके संगत कोण भी समान होंगे, इसलिए कोण B बराबर कितना हो गया, 90 अंश। तो हमने पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम देखा। पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम क्या है, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज ABC लिया। त्रिभुज ABC में हम दत्त में दिया था हमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर उसके बाद हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 अंश है। इसके लिए हमने रचना की त्रिभुज PQR में, इस प्रकार उसकी रचना की त्रिभुज PQR की। कोण PQR बराबर 90 अंश, PQ बराबर AB, QR बराबर BC, ये हो गया। अब उपपत्ति लिखते समय सबसे पहले हम त्रिभुज PQR में देखते हैं। त्रिभुज PQR में कोण PQR 90 अंश है, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये मिल गया हमें। फिर उसके बाद हमने रचना में दिया था PQ बराबर AB और QR बराबर BC, इसलिए PR स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कथन 1। और फिर हम दत्त में देखते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कथन 2, ये दत्त से है। कथन 1 और 2 से दायां पर समान है, ये दोनों दायां पर समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, AC बराबर PR आ जाएगा। मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की भुजाएं परस्पर एक दूसरे के समान है या सर्वांशम है, इसलिए उनके संगत कोण भी सर्वांशम होंगे। इसलिए कोण PQR बराबर कोण ABC हो जाएगा, परंतु PQR 90 अंश है, इसलिए कोण ABC बराबर 90 अंश होगा, इसलिए कोण B बराबर 90 अंश होगा। इस प्रकार से हमने पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम सिद्ध किया। अब हम देखते हैं प्रसंग्रह 2.1, जिसमें दिए गए प्रश्नों में ये पाइथागोरस के त्रिक है या नहीं। इस तरीके से हमें देखना है कि दिए गए प्रश्नों में ये पाइथागोरस के त्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले बड़ी भुजा का वर्ग, यहाँ पे लिखेंगे 5 का वर्ग
5 का वर्ग कितना आया 25, ये कथन 1। उसके बाद अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 9, यहाँ पर 16 बराबर 25, ये हो गया कथन नंबर 2। यहाँ पे लिख सकते हैं कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 और 2 से क्या मिल गया हमें 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। यहाँ पर कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसलिए यह पाइथागोरस, या तो संख्या लिख सकते हैं 3, 4, 5, यह पाइथागोरस ट्रिक है। इस तरीके से ठीक वैसे ही बाकी भी प्रश्न करने हैं। जैसे अभी यहाँ पर 12 का वर्ग बराबर 144, ये 1 हो जाएगा। फिर 4 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग बराबर यहाँ पर 16 और ये 81, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, इसको जोड़ेंगे तो ये 7, ये 97 आ रहा है। कितना आ रहा है 97, कथन 1 और 2 से। अब 12 का वर्ग बराबर नहीं है इसके 4 के वर्ग से प्लस 9 के वर्ग से। ये आया कहाँ, कथन 1 और 2 से। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है। इसलिए 4, 9, 12 पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। उसी तरीके से ये कर सकते हैं। ये वाले प्रश्न में भी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 13 का वर्ग बराबर 169, ये कथन है। ये 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग बराबर 25, यहाँ पर 144 बराबर 169, कथन नंबर 2। यहाँ पर लिखेंगे कथन 1 तथा कथन 2 से क्या हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। इसलिए लिखेंगे हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसलिए 5, 12, 13 यह पाइथागोरस ट्रिक है।
तो इस तरीके से हमने 3 4 5 4 9 12 5 12 13 को देखा कि ये लोग पाइथागोरस के त्रिक हैं या नहीं। जैसे 3 4 5 पाइथागोरस का त्रिक है क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। और दूसरा 4 9 12 इसमें हमने देखा कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, इसलिए 4 9 12 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। उसी प्रकार से हमने 5 12 13 देखा और इसी तरीके से अन्य जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आप हल करिए।